हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। आज है 2 मई और 2 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे और उन क्वेश्चंस से निकल के जितने भी फैक्ट्स आएंगे सारे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करते चलेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक से बने रहना है। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना होता है। और अगर आप उस जवाब सवाल का सही जवाब देते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम अनाउंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये 1 मई को मनाया क्यों जाता है और ये 1 मई को कब से मनाया जाने लगा। तो इसका हिस्ट्री है कि 1 मई 1886 को ही अमेरिका में कुछ लोगों ने काम की अवधि को अधिकतम 8 घंटे करने के लिए हड़ताल किया था। और वो हड़ताल धीरे धीरे करते करते वो आंदोलन का रूप ले लिया। और 4 मई के दिन 4 मई 1886 को वो आंदोलन हिंसात्मक रूप ले लिया। और उस हिंसात्मक रूप पे वहाँ पे अमेरिका के एक शिकागो शहर में बम विस्फोट हुआ और जिसके चलते कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। तो उन्हीं लोगों के सम्मान में ये 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। अब ये बात हो गई वर्ल्ड लेवल पर। अब हम बात करते हैं इंडिया में कब से मनाया जाने लगा। तो इंडिया में 1923 में पहली बार लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा तत्कालीन मद्रास और आज के चेन्नई में यह मनाया गया था। अब बात करती है मनाता कौन है। तो ये मनाता है ILO। अब ये ILO कौन है? तो ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में स्विट्जरलैंड के। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है गे राइडर और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? तो चुन्नी गोस्वामी भारत के पहले ये फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। 1962 में जिस साल भारत चीन युद्ध भी हुआ था उसी साल एशियन गेम भी हुआ था। और उस एशियन गेम में इंडियन फुटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और उस टीम के कैप्टन थे ये चुन्नी गोस्वामी। तो ये पूर्व फुटबॉल कैप्टन थे भारत के। और इसके साथ साथ ये क्रिकेटर भी थे। इन्होंने 1971-72 के रणजी सीजन में बंगाल टीम की क्रिकेट में कैप्टन की थी। ये बंगाल टीम के कैप्टन भी थे क्रिकेट के। और इसके साथ साथ उससे पहले ये फुटबॉलर भी थे। फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद इन्होंने क्रिकेट खेलना चालू किया था। ये हैं चुन्नी लाल जी, इन्हीं का निधन हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वी विल विन कैंपेन की शुरुआत किसने की? तो अभी फीफा ने ये कैंपेन की शुरुआत की है, वी विल विन। इस कैंपेन में क्या है, तो फीफा ने वीडियो के जरिए एक ट्रिब्यूट मैसेज दे रहा है। फीफा के दुनिया भर के 50 से ज़्यादा खिलाड़ी, वर्तमान खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी, लेजेंड जो हैं फुटबॉल के, वे सारे ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन लोगों को जो इस कोविड-19 महामारी में अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हुए या फिर जो सोशल वर्कर्स हुए जो लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके ट्रिब्यूट में ये वी विल विन कैंपेन फीफा ने स्टार्ट किया है। अब इसमें भारत के भी एक खिलाड़ी हैं बाईचुंग भूटिया, पूर्व भारत फुटबॉल टीम के कप्तान, वे भी इस कैंपेन में हिस्सा लिए हैं। अब बात होती है फीफा की, तो आगे देख लेते हैं। ये हो गया फीफा। फीफा के प्रेसिडेंट है वर्तमान में गियानी इन्फेंटिनो। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसमें डी वाला नहीं होता है, इसमें डी होता है डी। इसका मतलब होता है ऑफ। चलते हैं आगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, थंजाम धबाली सिंह को किस देश की सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये जापान सरकार देती है। ये दी है थंजाम धबाली सिंह को। अब ये कौन है? तो ये थंजाम धबाली सिंह ये मणिपुर के एक डॉक्टर हैं और इन्होंने भारत जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने तथा दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए काम किया है। तो जिसके कारण जापान सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया है। अब ये जापान सरकार ने दिया है। तो जापान की कैपिटल कहाँ होती है? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की मुद्रा है येन। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है थंजाम धबाली सिंह। प्रश्न है, आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो अभी दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के साथ मिल करके ये आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें ये कर क्या रही है? तो इसमें ये दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों को इम्यूनिटी बूस्टिंग कराने का उपाय बता रही है।
वो बता रही है कि आयुर्वेद के जरिए कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उसी पर ये जो कार्यक्रम कर रही है वही है कार्यक्रम आयु रक्षा। अब ये आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कर रही है। तो आयुष मंत्रालय में आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आयुष मंत्रालय में ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा और एच से होता है होम्योपैथी। यह है आयुष की फुल फॉर्म। और इस आयु रक्षा कार्यक्रम की टैगलाइन है कोरोना का जंग दिल्ली पुलिस के संग। अब ये आयुष मंत्रालय कर रही है। तो वर्तमान में हमारे आयुष राज्य मंत्री कौन है? तो हमारे वर्तमान में आयुष राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नाइक। कौन है? श्रीपद यसो नाइक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है किस बैंक ने विकास अभय नाम का एक ऋण योजना आरंभ किया है? तो अभी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने ये विकास अभय नाम की ऋण योजना आरंभ की है। अब ये योजना है क्या? तो इसमें देखिए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो कर्नाटका में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के जो व्यापारी हैं और कोविड-19 की वजह से उन्हें उनकी जो हानि हुई है तो इस हानि की भरपाई के लिए उन्हें 1 लाख रुपए का ऋण देगी। और ये ऋण बिना सिक्योरिटी के होगी, बिना किसी सिक्योरिटी के उन्हें ये 1 लाख रुपए की ऋण देगी और ये ऋण उन्हें 36 मंथ में चुकाना होगा। तो ये एक ऋण योजना है जो अब वहाँ के छोटे व्यापारियों को देगी। अब ये देगी एमएसएमई व्यापारियों को। तो एमएसएमई मिनिस्टर भारत के कौन है? तो वह है नितिन गडकरी। और ये दे रही है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का हेड क्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटका में और इसके चेयरमैन है पी गोपी कृष्णन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कतर में भारत के अगले राजदूत बनेंगे दीपक मित्तल। अभी वर्तमान में वहाँ पर राजदूत हैं पी कुमारन और पी कुमारन का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है। तो उनके जगह पर अब दीपक मित्तल को कतार में एम्बेसडर बनाया गया है। और इसके साथ साथ अभी एक और बदलाव है बहरीन में भी अब पीयूष श्रीवास्तव बने हैं वहाँ के एम्बेसडर। बहरीन में भारत के एम्बेसडर बने हैं पीयूष श्रीवास्तव। ये कतार में बने हैं दीपक मित्तल। और बहरीन में अभी थे आलोक कुमार सिन्हा, लेकिन अब ये हट गए हैं। अब ये पीयूष श्रीवास्तव बन गए हैं बहरीन में भारत के एम्बेसडर। अब एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, कहीं पर लिखा होता है एम्बेसडर और कहीं पर लिखा होता है हाई कमीशन। एम्बेसडर मतलब राजदूत, हाई कमीशन मतलब उच्चायुक्त। तो ये दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए जो कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, यानी कि हम इसे आसान शब्द में कह सकते हैं कि जो देश अंग्रेजों के गुलाम थे उन सारे देशों में होती है हाई कमीशन, उच्चायुक्त। और जो देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है वहाँ पर होती है राजदूत। जैसे भारत का पाकिस्तान में होता है हाई कमीशन, बांग्लादेश में होता है हाई कमीशन, श्रीलंका में हाई कमीशन होता है, ऑस्ट्रेलिया में हाई कमीशन होता है और इंग्लैंड में भी हाई कमीशन होता है। लेकिन वहीं बहरीन और कतर जैसे देशों में वहाँ पे एम्बेसडर होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे एम्बेसडर और हाई कमीशन में आज क्या अंतर है। अगला प्रश्न है निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें चुना गया है? तो अभी निक्केई एशिया पुरस्कार, पहले जान लीजिए ये पुरस्कार है क्या। तो ये एशिया के लिए अच्छा काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, दूसरा दिया जाता है कल्चरल में, संस्कृति एवं समुदाय में, और तीसरा दिया जाता है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार में। तो ये जो टी प्रदीप हैं ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और इन्हें ही दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये निक्की एशिया प्राइज 2020। इन्होंने नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित एक वाटर प्यूरिफायर बनाया है और इसीलिए इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टी प्रदीप को दिया गया है निक्की एशिया पुरस्कार। अब इन्हें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया, ये इंडिया के। अब ये जो राम प्रसाद कदल हैं ये नेपाल के हैं और इन्हें संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में दिया गया है निक्केई एशिया पुरस्कार 2020। और ये जो दोनों दिख रहे हैं एंथनी टैन और टैन होइलिंग, ये दोनों मलेशिया के हैं और इन्हें दिया गया है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए। मतलब कि इन चारों को दिया गया इस साल निक्केई एशिया पुरस्कार। इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया के हैं, ये नेपाल के हैं, इन्हें दिया गया है संस्कृति और समुदाय में, और ये दिया गया है ये दोनों मलेशिया के, इन दोनों को दिया गया है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैंने बताया था आपको इस साल जितने भी G20 के सम्मेलन की बैठक हुई है या जो आगे होने वाले हैं
वो सारे सऊदी अरब में होने वाले हैं या हुए हैं। तो इस बार भी ये सऊदी अरब में, सऊदी अरब इसका नेतृत्व किया। तो इसमें भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया? तो भारत की ओर से इसमें हमारे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो बिहार से आते हैं, रविशंकर प्रसाद जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक में। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य एक ही था कि कैसे डिजिटली रूप से कोरोना वायरस से एक साथ मिल करके लड़ा जाए। इसका मेन उद्देश्य यही था। चलते हैं अब G20 के बारे में जानते हैं। G20 क्या है? तो G20 एक 20 सदस्यों का ये एक समूह है जिसमें 19 देश हैं, प्लस में एक यूरोपीय यूनियन है। अब ये कौन कौन से विदेश 20 देश हैं, 20 सदस्य, इसके देख लीजिए अगले स्क्रीन पर। ये 20 हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप लाइव नहीं देख रहे होंगे तो इसे एक रोक करके वीडियो को यहाँ पर पॉज करके एक बार सारे का एक बार पढ़ लीजिएगा, बोल बोल के एक बार रीडिंग दे दीजिएगा 20 का नाम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि अभी जो रामायण धारावाहिक जो चल रही है DD नेशनल पर, ये रामानंद सागर कृत वाली, एकता कपूर वाली नहीं, रामानंद सागर कृत वाली जो DD नेशनल पर चल रही है रामायण, इसने 16 अक्टूबर 2020 को एक रिकॉर्ड बनाया था। 16 अक्टूबर नहीं, 16 अप्रैल को इसने क्या रिकॉर्ड बनाया? तो इसने 16 अप्रैल को रिकॉर्ड बनाया कि 7,70,00,000 लोगों ने एक साथ इस रामायण को देखा था। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले भी ये रामायण ने रिकॉर्ड बनाया था 2003 में कि ये सबसे ज़्यादा 2003 तक ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला धारावाहिक था। और अब इसने रिकॉर्ड बनाया एक दिन में सबसे ज़्यादा देखा जाने का रिकॉर्ड बनाया इसने। ये रामायण कब बनी थी? तो ये 1980 में बनी थी, 1980 में ये बन के आई थी। अब ये था आज का लास्ट प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न का। कल का प्रश्न क्या था? तो कल हमने पूछा था कि जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। और जिन जिन लोगों ने कल के जवाब सही दिया था उनके नाम मैं एक बार बोल देता हूँ। 4-5 लोगों ने तो बहुत अच्छी तरह से लिखा था कमेंट में। वह आंध्र प्रदेश के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी थी, उसकी कैपिटल, वहाँ के हाई कोर्ट का नाम, वहाँ की स्थापना कब हुई थी आंध्र प्रदेश की, उसके CM कौन है, गवर्नर कौन है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लिखा था, मैं उनका नाम बोल देता हूँ। वो थे हेमंत पांडे, अनूप ओझा, अभिज्ञान तिवारी, MD फिरोज, देवेंद्र सिंह शेखावत, दीपेंद्र सिंह, संजय कुमार यादव, विक्रम सिंह, रंजन कुमार, विनोद प्रधान, अमन कुमार गुप्ता, राहुल कुमार, सौरभ कुमार, शुभम कुमार, पॉजिटिव वाइब्स। ये इन सारे लोगों ने कल का सही जवाब दिया था और अच्छे से दिया था। अब आज का प्रश्न देखिए, ये है आज का प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? यूनाइटेड नेशन में भारत के एम्बेसडर कौन बने हैं या रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं? इसका ऑप्शन आपके पास है TS तिरुमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन, विजय शर्मा और KV चौधरी। और इसमें भी मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप संयुक्त राष्ट्र के बारे में गूगल पर कम से कम 10 मिनट पढ़िएगा, या जहाँ से भी आपके पास उपलब्ध हो, और जो जो जानकारी आप पाइए वो आप कमेंट में लिखिए। इससे क्या होगा कि अगर आप एक बार लिख देंगे तो फिर आप नहीं भूल पाएंगे। और ये मैं कमेंट बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ताकि आप कुछ पढ़ें, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ें। जैसे आप कल आंध्र प्रदेश के बारे में कल आपने सर्च करके लिखा, वैसे ही अगर आप 1 महीने तक लिख रहे हैं एक एक स्टेट के बारे में, तो 1 महीने में आप पूरे इंडिया के बारे में जान जाएंगे। तो मेरा मकसद यही है कि आप अच्छे तरह से गूगल का यूज करें, या चाहे जहाँ से भी लिखे, यूट्यूब से या कॉपी किताब से, जहाँ से भी हो आप कहीं लिखे हो तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ें, और जो जो जानकारी आप इसके बारे में जानें वो सारे आप कमेंट्स में लिखें। तो चलिए अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप है तो उसमें भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं अब 6 AM फिर से लाइव क्लास में।